हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आगामी परीक्षा होने वाला है 2023 में दोस्तों। इसलिए सभी प्रश्नों का आपको बारी बारी से देखना है। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हवा बिहार देने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए पूरा मन लगा कर पढ़िए। बहुत कम समय है आपके पास, इसलिए पूरा मन लगा कर मॉक टेस्ट मारिए और ज्वाइनिंग पाइए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्योंकि हमको जीके देखना है, इसीलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? उच्च न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय के नाम सुने होंगे दोस्तों। जैसे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है। कोई छोटा राज्य होता है तो वहाँ उच्च न्यायालय नहीं होता, इसीलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सही आंसर है सी नंबर दोस्तों, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसका सेवानिवृत्ति का आयु 62 वर्ष होता है। जैसे पटना उच्च न्यायालय हो गया, दिल्ली उच्च न्यायालय हो गया, सभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु 62 वर्ष होता है, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितना उच्च न्यायालय है दोस्तों? ये भी याद रखना, वर्तमान भारत में 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, ठीक है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है दोस्तों, मक्का मस्जिद कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सही आंसर है हैदराबाद। मक्का मस्जिद कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद। हैदराबाद मक्का मस्जिद कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य में पड़ता है, ठीक। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सूत्रण रोग। सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सूत्रण जो रोग होता है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, यकृत को। सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है यकृत, यकृत। अगला प्रश्न है भारत के चारों कोनों पर 4 मठ किसने स्थापित किया था? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत के चारों कोनों पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में यानी कि 4 मठ का स्थापना किसने किया? सही आंसर है बी नंबर, यानी शंकराचार्य। शंकराचार्य ने दोस्तों भारत के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित किया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के चारों कोनों पर 4 मठ का स्थापना किसने किया? सही आंसर दोस्तों शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठ का स्थापना किया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शंकराचार्य, शंकराचार्य। जैसे दोस्तों एक मठ है बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों। दूसरा द्वारका गुजरात में, एक गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में, एक श्रृंगेरी में थे कर्नाटक में। इसी प्रकार भारत के 4 मठ का स्थापना किसने किया? 4 कोनों पर? सही आंसर है शंकराचार्य, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का आह्वान या नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही आंसर है बी नंबर, करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र कब दार्जिलिंग में स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र कब दार्जिलिंग में स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 1897 में। 1897 सबसे पहले भारत में जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? दार्जिलिंग पड़ता है दोस्तों वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यातक, उत्पादक और निर्यातक है? सही आंसर है डी नंबर दोस्तों, अबरख का, अबरख का। अगला प्रश्न है ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई जाती है? ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई जाती है, यानी ग्रीक रोमन कला का प्रचलन कहाँ देखा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, करेक्ट आंसर है बी नंबर, करेक्ट आंसर है गांधार में। ग्रीक रोमन कला कहाँ देखा जाता है? सबसे अधिक गांधार में, गांधार में। अगला प्रश्न है बौद्ध धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं की चित्रकारी का मुख्य विषय किस धर्म से संबंधित है? अजंता गुफा में जो चित्रण किया गया दोस्तों वह किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है। अजंता गुफा का चित्रकारी मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अजंता गुफा का चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म।
अगला प्रश्न है, यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी कौन सी है? यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी कौन सा? सही आंसर है दोस्तों राइन नदी। राइन नदी के किनारे यूरोप में जो शहर बसा है, इसीलिए यूरोप में राइन नदी बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मौसम कैसे बनता है? मौसम कैसे बनता है? मौसम कैसे बनता है, इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर करेक्ट आंसर है। सी न पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम बनता है। कैसे? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हवा बिहार देने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए पूरा मन लगा कर पढ़िए। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती है? व्यापारिक पवनें जिस व्यापारिक पवन को दोस्तों दूसरे भाषा में पछुआ पवन भी कह सकते हैं कि व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर है ए नंबर दोस्तों। ए नंबर करेक्ट आंसर है। भूमध्य रेखीय द्रोणी या क्षेत्र में व्यापारिक पवन कहाँ चलता है? भूमध्य रेखीय द्रोणी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन कहाँ चलता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा में कौन सा वन पाए जाते हैं? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर करेक्ट आंसर है सुंदरवन। सुंदरवन सबसे अधिक पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए गंगा के डेल्टा में कौन सा वन पाया जाता है? सुंदरवन। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान तथा अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति कौन से? उच्च तापमान तथा अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ए नंबर करेक्ट आंसर है पतझड़ी वनस्पति। पतझड़ी वनस्पति को कहा जाता है। ठीक है, उच्च तापमान और अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? सही आंसर है पतझड़ी वनस्पति। पतझड़ी वनस्पति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ गुजरता है? भारत में कर्क रेखा गुजरता है दोस्तों। सबसे पहले गुजरता है गुजरात से, सबसे पहले गुजरता है गुजरात, उसके बाद हो गया राजस्थान, उसके बाद हो गया एमपी, छत्तीसगढ़ के बाद हो गया दोस्तों झारखंड, झारखंड हो गया। झारखंड के बाद गुजरता है दोस्तों वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको याद रखना है, मित्र पर गमछा झार आपको याद रख लेना है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर। क्षेत्रफल में दोस्तों भारत 7वां स्थान है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से क्षेत्रफल में भारत 7वां स्थान है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा देश पूछेगा तो वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितने वैध मत प्राप्त करना चाहिए? कोई भी पार्टी दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना वैध मत पाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर करेक्ट आंसर है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 या 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 4%। 4 या 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 4% वोट लाएगा दोस्तों तो वह राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? जातीय भेदभाव जो है वह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर करेक्ट आंसर है डी नंबर। जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के। जातीय भेदभाव के सिद्धांत के विरुद्ध है सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें नियम होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं मंत्री बन सकता है। डी नंबर करेक्ट आंसर है दोस्तों। हाँ, मंत्री बन सकता है लेकिन उसकी अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य बनना अनिवार्य था। कोई देखिए दोस्तों, कोई संसद नहीं है फिर भी मंत्री बनेगा, 6 महीना के अंदर उसे संसद बनना अनिवार्य, यानी कहीं से चुनाव लड़ के संसद जीतना होगा। ठीक है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण से ध्वनि तरंगों के प्रयोग द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर सोनार। सोनार के प्रयोग करके ध्वनि के तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। ठीक है, और जितना भी अब नेविगेशन सिस्टम होता है दोस्तों सोनार
जिसका प्रयोग नौसेना करता है दोस्तों। नाम होता है जहाज में, जो पानी के जहाज में सभी में अब सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए किस उपकरण से ध्वनि तरंगों का प्रयोग द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है? सी नंबर करेक्ट आंसर है सोनार। किस कारण तरल को सतह खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है? किस कारण तरल की सतह खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 57 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण बी नंबर करेक्ट आंसर है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। बी नंबर किस कारण तरल की सतह खींची हुई झिल्ली के तरह व्यवहार करता है? सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। अगला प्रश्न है, समुद्री घास पात में क्या पाया जाता है? समुद्री जो घास पात खर पर पतवार होता है उन सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सही आंसर है डी नंबर दोस्तों आयोडाइड्स। आयोडाइड्स सबसे अधिक मात्रा में समुद्री घास में पाया जाता है, आयोडीन जिससे बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आंसू गैस कौन सी गैस है? आंसू गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? सही आंसर है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया को आंसू गैस के नाम से जाना जाता है, अमोनिया को। अगला प्रश्न, किस तिथि को सहस्त्र शाब्दिक तिथि मनाया गया? किस तिथि को सहस्त्र त्रासदीदक तिथि मनाया गया? किस तिथि को सहस्त्र त्रासदीदक तिथि मनाया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। 9 सितंबर 1999। अगला प्रश्न है, कुडन कुलम पावर प्रोजेक्ट किस विदेशी सहयोगी कौन है? कुडन कुलम पावर प्रोजेक्ट का विदेशी सहयोगी कौन है? कुडन कुलम जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया दोस्तों तमिलनाडु में, उस किस देश ने सहयोग किया? सही आंसर है दोस्तों रूस ने। रूस के सहयोग से कुडन कुलम पावर प्रोजेक्ट किस देश के सहयोग से हुआ? रूस के सहयोग से। कुडन कुलम रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड कैसा संस्था है? नाबार्ड कैसा संस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। नाबार्ड कैसा संस्था है? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। सी नंबर सही आंसर है। विकास बैंक है, विकास बैंक। नाबार्ड कैसा संस्था है? विकास बैंक। कृषि के क्षेत्र में यह काम करता है दोस्तों, ये विकास संस्था है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड कैसा संस्था है? कृषि क्षेत्र में काम करता है, विकास बैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1982 में स्थापना हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? यह सही आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादक वैरायटी कार्यक्रम। हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि देखा गया, इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किस में निहित है सबसे अधिक? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में। विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एगमार्क के श्रेणी में नहीं आता है? किस वस्तु एगमार्क के श्रेणी में नहीं आता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर मक्खन। मक्खन एगमार्क के श्रेणी में नहीं आता है, मक्खन एगमार्क के श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। ओजोन परत क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक रच्छी परत जो पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है या रोकती है, ओजोन परत है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पर जो पराबैंगनी किरण आता है उससे ओजोन परत रक्षा करता है। ओजोन परत नहीं रहता दोस्तों तो हम लोग पर बहुत सारा बीमारी, कैंसर जैसे स्क्रीन कैंसर, बहुत सारा बीमारी और सबसे अधिक गर्मी पैदा हो जाएगा। इसीलिए ओजोन परत ही पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तब हम सब जितना भी आदि मानव है सबको फायदा होता है दोस्तों। ओजोन परत बहुत ज़रूरी है। ओजोन परत नुकसान हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज रेफ्रिजरेटर से जो है ना दोस्तों, क्लोरोफ्लोरो जो निकल रहा है दोस्तों, इससे ओजोन परत